बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नकाब करके औरतों की मालिश करता और सब मुझे आपा जमीला के नाम से जानते थे। एक दिन इमाम मस्जिद की बीवी ने मुझे बुलाया। जैसे ही मालिश करना शुरू किया तो इमाम मस्जिद अपने जज्बात पर काबू न रख सका और मेरा नकाब उतार दिया। और फिर जो हुआ, तौबा तौबा। मेरा नाम जमील है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। कम उम्री से ही बहनों के साथ रहने की वजह से मैं काफ़ी हद तक ज़नाना खसूसियात का मालिक बन गया था। अब्बा का इंतकाल हो गया था और अम्मा नौकरी करती थी, इसलिए घर में मैं और मेरी बहनें ही सारा दिन रहते थे। बहनों के साथ सारा वक्त रहने की वजह से मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ ही लड़कियों जैसा हो गया था। कुछ कुदरती तौर पर भी था और कुदरती तौर पर ही मेरा कद काट भी मर्दों जैसा नहीं था। बहनें मुझे मजाक मजाक में लड़कियों वाले कपड़े पहना देती, मुझे अम्मा सुर्खी लगा देती। मैं उनके साथ गानों पर लड़कियों की तरह ही रक्स करता। अम्मा मुझे बहनों के साथ इस तरह लड़की बना देखती तो बहुत गुस्सा करती। अम्मा के लाख समझाने पर भी ना बहनें बाज आती और ना ही मुझे अम्मा की बात समझ आती। हमारे लिए तो ये सब खेल कूद का हिस्सा था। शुरू शुरू में तो किसी बाहर वाले ने ये बात महसूस ना की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और मैं बड़ा होने लगा, हर किसी को ये बात महसूस होने लगी कि जमील तो जमील से कहीं ज़्यादा जमीला लगता है। मेरा स्कूल में दाखिला हुआ तो हर कोई मेरा मजाक बनाने लगा। सारे लड़के मुझे लड़की कहकर तंग करते। खानदान में कोई शादी होती तो हर किसी को मेरा डांस देखने का ज़्यादा शौक होता। हर कोई मुझे लड़कियों वाले गाने पर नाचता देखना चाहता था। मैं भी खुशी खुशी ठुमके लगाकर नाचने लगता और महफिल में खूब सीटियां बजती, लेकिन मेरे पीछे हर कोई मेरा मजाक बनाता। अम्मा को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी बात, और अम्मा हर शादी में जाने से पहले मुझे डांट कर समझाती कि मैं वहां जाकर रक्स ना करूं और एक कोने में खामोशी से बैठा रहूं। लेकिन सब लोग जानबूझकर मुझे उकसाते और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती स्टेज तक ले जाते। जैसे ही गाना बजने लगता मेरे पांव थिरकने लगते। इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मेरी बहनों को भी ये बात बुरी लगने लगी कि मैं हर महफिल में रक्स करता हूँ और सारे मर्द मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। अम्मा तो पहले से इस बात की सख्त खिलाफ थी। और फिर एक शादी में किसी ने मुझे जमीला आपा कहकर आवाज़ लगा दी। फिर क्या था, उसके देखा देखी हर कोई मुझे जमीला आपा कहने लगा। मैं 13-14 साल का हुआ तो इस कदर खूबसूरत था कि हर कोई मुझे देखता तो देखता रह जाता, लेकिन मेरी खूबसूरती में कहीं ना कहीं लड़कियों वाली झलक थी। मेरे नैन नक्श लड़कियों की तरह तीखे और आंखें भी बड़ी बड़ी थीं। गली मोहल्ले के लड़कों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर निकलता तो वो लोग ऐसे मेरे पीछे पीछे चलते जैसे मैं कोई लड़की हूं। मेरी फुफ्फो के बेटे ने कई दफ़ा मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की, और जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा ने मुझे ही खूब मारा और मेरा घर से निकलना बंद करवा दिया। कुछ ही वक्त में मेरी वजह से मेरी बहनों के रिश्ते में रुकावट आने लगी। जो भी रिश्ता लेकर आता वो ये कहकर लौट जाता कि इनके घर 4 नहीं 5 बेटियां हैं। मेरा वजूद सबकी आंखों में खटकने लगा था। मेरी अम्मा मेरी वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं खुद भी लड़कों और मर्दों की नज़रों से तंग आ चुका था। ऐसे ही एक दिन जब मेरी वजह से बड़ी बहन के रिश्ते के लिए आने वाले लोग इनकार करके चले गए तो अम्मा ने मुझे गुस्से से घर से निकाल दिया और कहने लगी, जब तक तू मेरे घर में बैठा है मेरी बेटियां रुखसत नहीं हो सकेंगी। 15 साल की उम्र में मैं बेसहारा और बेआसरा सड़क पर खड़ा था और सड़क पर आने वाले मर्द मुझे लड़की समझकर तंग कर रहे थे। आजकल की लड़कियां भी तो लड़कों वाले लिबास आसानी से पहन लेती हैं, इसलिए किसी को भी ये गुमान ना हुआ कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूं। हर किसी ने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। मेरी बदकिस्मती थी कि ख्वाजा सराओं का एक ग्रोह मुझे टकरा गया और वो लोग ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए। काफ़ी अरसे तक मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ नाचता रहा। मेरा नाम आपा जमीला ही पड़ गया था। मैंने लड़कियों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और मुझे अच्छे से मेकअप भी करना आ गया था, लेकिन मैं ये ज़िंदगी नहीं चाहता था।
19 साल की उम्र में मैं वहाँ से भाग निकला और रेलगाड़ी में बैठकर दूसरे शहर पहुँच गया। मेरे पास कुछ ही सामान मौजूद था, जिसमें सारे कपड़े ही औरतों वाले थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं मज़ीद नाच गाना नहीं करना चाहता था। कई दिन मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा और इस शहर में भी मर्दों ने मेरा जीना अजीरन कर दिया। आते जाते मर्द मुझसे मेरे भाव मालूम करते और रात गुजारने की पेशकश करते। एक बूढ़ा रिक्शे वाला बहुत दिनों से मुझे देख रहा था। एक दिन कहने लगा, बेटी तुम इतनी खूबसूरत हो, कब तक सड़कों पर धक्का खाओगी? मेरे घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली है, तुम चाहो तो वहां रह जाओ और जब कोई काम मिल जाए तो मुझे किराया देना शुरू कर देना। वो बूढ़ा मुझे बहुत ही नेक इंसान मालूम हुआ था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ा। एक छोटा सा कमरा था जिसे मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। गुजरे 4 सालों में इतना तो मैं जान ही गया था कि मैं कभी मर्द बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझ में जाहिरी तौर पर बिल्कुल भी मर्दानगी नजर नहीं आती थी, इसलिए मैंने खुद को औरत के रूप में ही रहने दिया और नकाब शुरू कर दिया। जगह जगह काम ढूंढा, लेकिन कोई काम न मिल सका। मेरे पास तालीम थी ही नहीं और ना ही कोई हुनर था। मुझे तो सिर्फ नाचना गाना ही आता था और इसके अलावा मैं सिर्फ मालिश कर सकता था, क्योंकि जब हमारा पूरा ग्रोह नाच नाच कर रात को अपने अड्डे पर पहुंचता था तो हर कोई मुझसे मालिश करवाता था, क्योंकि मेरे हाथ भी बहुत नरम मुलायम और लड़कियों जैसे नाजुक थे। इसलिए जब कोई काम ना मिल सका तो मैंने इसी चीज़ को अपना लिया जो मुझे आती थी, और वो था मालिश करना। मैंने आपा जमीला का लिबादा ओढ़ लिया और इर्द गिर्द लोगों में मशहूर करवा दिया कि मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। बस फिर क्या था, औरतों ने मुझे खुद ही मालिश के लिए बुलाना शुरू कर दिया। कोई औरत हामला होती या किसी के घर बच्चे की पैदाइश होती, आपा जमीला सबसे पहले वहाँ मौजूद होती। मैं जिस औरत की मालिश करता उसे फौरन ही आराम आ जाता। मैं औरतों के जिस्म के जिस हिस्से पे हाथ रखता उसका दर्द वहीं गायब हो जाता। औरतें खुशी खुशी मुझे अपनी मर्जी से कहीं ज़्यादा पैसे दे दिया करती। मेरी मालिश इस कदर मशहूर हो गई थी कि दूर दूर से लोग मुझे बुलाने लगे थे। हर कोई कहता कि आपा जमीला के हाथों में तो जादू है, जिस्म का दर्द फौरन गायब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगा था। मालिश के जरिए मैं काफ़ी पैसे कमा रहा था और किसी को शक भी नहीं हुआ था कि मैं औरत नहीं बल्कि मर्द हूँ। मैं जहाँ जाता अपना नकाब ना हटाता। मेरी खूबसूरती मेरे लिए एक फितना थी, इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था। ऐसे ही एक दिन मैं मालिश करके घर लौट रहा था कि एक बच्चे ने मुझे आवाज़ देकर कहा, जमीला आपा आपको इमाम साहब की बीवी बुला रही हैं। ये बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ कि पता नहीं इमाम साहब की बीवी मुझे क्यों बुला रही हैं। वो तो एक पर्दादार औरत थी, उसे मुझसे क्या काम आ गया था। यही सोचते सोचते मैं इमाम साहब के घर पहुंच गया और इमाम साहब की बीवी ने मुझे अंदर बुलाकर बिठाया। इमाम साहब की बीवी बहुत मुश्किल से चल रही थी, शायद उसे कोई तकलीफ थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। इमाम साहब की बीवी एक पर्दादार औरत थी, मगर उसने मेरे सामने पर्दा नहीं किया था, क्योंकि उसकी नज़र में मैं जमीला आपा थी। इमाम साहब की बीवी सारा कहने लगी, जमीला आपा आज सुबह ही मैं गुस्ल खाने में गिर गई हूँ और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। मैं आपसे मालिश करवाना चाहती हूँ, मेरे लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मैंने आज तक बहुत सी औरतों की मालिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी पर्दादार औरत नहीं थी। इसीलिए इमाम साहब की बीवी की मालिश करने का सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया और बहुत सोचने के बाद मैंने माजरत कर ली कि मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ, उनकी मालिश के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। लेकिन इमाम साहब की बीवी सारा का इसरार बढ़ता ही चला गया। वो बेचारी बहुत तकलीफ में थी और मेरी मदद चाहती थी। उनकी तकलीफ देखकर मैंने हामी भर ली। मालिश करना मेरा काम था। मैंने सोच लिया था कि मैं बगैर किसी खयानत के अपना काम कर दूंगा। उसी दिन से ही इमाम साहब की बीवी ने मुझसे मालिश करवाना शुरू कर दी। उसकी मालिश करके मैं इमाम साहब के घर से निकलने ही लगा था कि इमाम साहब चले आए। पहले तो मुझे देखकर वो चौंक गए। मैं नकाब में था, मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़रें झुका ली। इमाम साहब की बीवी ने उन्हें बताया कि मैं आपा जमीला हूँ और बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। पहले ही दिन उसे बहुत आराम आ गया है। मौलवी साहब ने एक गहरी आर पार होती नज़र मुझ पर डाली
उनकी नज़र इतनी गहरी थी कि मैं घबरा कर फौरन ही उनके घर से बाहर निकल आया। मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा इमाम साहब के घर नहीं जाऊंगा। मुझे उनकी नज़र बहुत अजीब सी लगी थी। लेकिन अगली शाम इमाम साहब की बीवी ने खुद ही बच्चा भेजकर मुझे बुलवा लिया। जब मैं उनके घर गया तो वो मुझे देखकर कहने लगी कि मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आपकी मालिश से मेरी तकलीफ़ में बहुत कमी हुई है और अभी आपको पूरा 1 हफ्ता मेरी मालिश करनी है। इमाम साहब की बीवी अपने बिस्तर पर उल्टी लेट गई और मैं उसकी कमर पर सरसों के तेल से महाराना अंदाज में मालिश करने लगा। मैंने अपनी नज़र एक दफ़ा भी उसकी कमर पर नहीं डाली। मैं जानता था वो एक नेक और पर्देदार लड़की है और मैं जानबूझकर उसका पर्दा ख़राब नहीं करना चाहता था। उसकी मालिश करते हुए मुझे मज़ीद तेल गर्म करने की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने सारा से कहा। वो कहने लगी, जमीला आपा, छोटा सा तो घर है, आप खुद बावर्ची खाने में जाकर तेल गर्म करके ले आएं। मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरे लिए बार बार बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है। वैसे भी सारा को मालिश करवाते हुए हमेशा नींद लग जाती थी और उस वक्त भी वो गनूदगी में थी। वो पेन किलर भी इस्तेमाल कर रही थी, शायद इसलिए उसे फ़ौरन नींद आ जाती थी। उसके कहने पर मैं खुद ही बावर्ची खाने में जाकर तेल गर्म करने लगा। लेकिन उसी वक्त इमाम साहब घर चले आए और मुझे बावर्ची खाने में देखकर हैरान रह गए। मैंने जल्दी से तेल गर्म किया और बावर्ची खाने से निकलने लगा, लेकिन इमाम साहब रास्ते में ही खड़े थे। उनकी नज़र आज भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, घर में मेरी बीवी और आपके अलावा कोई नहीं होता तो फिर आपको यहाँ नकाब की ज़रूरत क्यों पेश आती है? गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप नकाब उतार सकती हैं। मैंने फ़ौरन ही उन्हें जवाब दिया कि आप भी तो आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं पर्दे का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मैं फ़ौरन वहाँ से निकलकर सारा के पास पहुँच गया। सारा गहरी नींद सो रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पता नहीं इमाम साहब क्यों बार बार मुझे इस तरह देख रहे थे। मैं जल्दी जल्दी सारा की मालिश करने लगा। मालिश ख़त्म होती ही मैंने सारा को हिलाकर वापसी की इजाज़त मांगी तो वो नींद में ही कहने लगी, आपा जमीला तेल की प्याली बावर्ची खाने में रखती हुई चली जाए। जैसे ही मैं तेल की प्याली बावर्ची खाने में रखकर पलटा, इमाम साहब ने पीछे से आकर अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक से बाहर आ जाएगा। वो अपनी बीवी की नींद का फ़ायदा उठा रहे थे। इमाम साहब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, जमीला, एक दफ़ा मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान हैं। मुझे इमाम साहब से इन जुमलों की हरगिज़ भी तवक्को नहीं थी। मैंने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और उनके घर से निकलकर तकरीबन भागते भागते अपने घर पहुंचा। मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबुर हो चुका था। मैंने आज तक बहुत से मर्दों को अपने पीछे पड़ते देखा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इमाम साहब भी मेरे साथ ऐसे पेश आएंगे। एक अजीब सा खौफ मुझ पर हावी हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं किसी सूरत उनके घर नहीं जाऊंगा। मेरी सारी रात जागते हुए ही गुजर गई थी। मुझे रह रहकर इमाम साहब का चेहरा और उनकी मुस्कुराहट याद आ रही थी। मेरी नज़र में तो इमाम साहब एक मोतबर इंसान थे। मुझे उनसे ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी। लेकिन अगले दिन मुझे फिर मजबूरी में इमाम साहब के घर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। राशन ख़त्म हो रहा था और इमाम साहब की बीवी सारा की मालिश करने की वजह से मैं किसी और के घर नहीं जा सका था। मैंने सोच लिया था कि आज आखिरी दिन जाकर मैं इमाम साहब की बीवी से अपनी मेहनत के पैसे ले लूँगा और फिर दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। यही सोचकर मैं उनके घर पहुँच गया। इमाम साहब की बीवी मुझे अपने कमरे में ले गई और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि इमाम साहब पहले से ही वहाँ मौजूद थे। मजबूरन मुझे उन्हें सलाम करना पड़ा। मैं इंतज़ार करने लगा कि कब वो कमरे से बाहर जाएं और मैं उनकी बीवी की मालिश शुरू करूं, लेकिन इमाम साहब तो सुकून से बैठे हुए थे। सारा कहने लगी कि आप मालिश शुरू कर दें, आज इमाम साहब को कहीं नहीं जाना है। वैसे भी वो मेरे शौहर हैं, मेरा उनसे क्या पड़ता। मैंने जैसे ही मालिश शुरू की तो सारा गहरी नींद सो गई। इमाम साहब बहुत दिलचस्पी से मुझे घूर रहे थे। नकाब के अंदर भी मुझे अपने चेहरे पर उनकी नज़रों की हिद्दत महसूस हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी उनकी बीवी की मालिश करने लगा और इमाम साहब की पूरी तवज्जो मेरी तरफ ही थी। प्याली में गरम तेल ख़त्म हो गया था। मजबूरन मुझे गरम तेल के लिए बावर्ची खाने में जाना पड़ा। इमाम साहब फ़ौरन ही मेरे पीछे आए और मेरा नकाब खींच दिया। मुझे इमाम साहब से इस रवैये की उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। मैं बौखला गया। मेरा चेहरा देखकर इमाम साहब की आंखें खुली रह गईं।
मेरे चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था और मैं कोई हसीन लड़की मालूम हो रहा था। कुछ लम्हे तक वो यूं ही मेरा चेहरा देखते रहे। मेरे हाथ पांव कांप उठे। अगर वो मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश करते तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाता। इमाम साहब मेरे करीब आए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इमाम साहब से कहा कि मुझ पर रहम खाएं और मुझे जाने दें, लेकिन इमाम साहब को मुझ पर रहम नहीं आया था। उसके बाद जो कुछ इमाम साहब ने किया वो नाकाबिले बयान था। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इमाम साहब ने उस दिन बेकाबू होकर मेरे साथ क्या किया। आधे घंटे के बाद मैं उनके घर से निकल आया था। इमाम साहब ने मेरे हाथ में मालिश के पैसे भी पकड़ा दिए थे। मुझे लगा था मैं खुद से नज़र नहीं मिला सकूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी जिंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। चेहरे पर नकाब पहनकर और जमील से जमीला आपा बनकर मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मेरी किस्मत में शायद सब कुछ ही गलत लिखा हुआ था। मेरी इज्जत तार तार हो गई थी। घर आकर मैं बिस्तर पर गिरकर ज़ारों कतार रोया था। बचपन का वो वक्त मुझे याद आ रहा था जब मेरी चारों बहनें मेरे इर्द गिर्द बैठी रहती और मुझे दुल्हन बनाया करती थी। मैं बहुत खुशी खुशी दुल्हन बना करता था, क्योंकि अम्मा की शादी का सुर्ख दुपट्टा ओढ़ कर मैं बहुत ही खूबसूरत लगता था। अम्मा ने कई दफ़ा मुझे मारा पीटा भी था, लेकिन इस खेल में हम पांचों बहन भाइयों को ही बहुत मज़ा आता था। खेल खेल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मासूमियत में शुरू होने वाला जमील से जमीला का सफ़र इस उम्र में आके मेरे लिए एक अजाब बन गया था। अपनी पहचान बदलना इतना भी आसान नहीं होता। इस बात का एहसास मुझे आज हुआ था। अगली सुबह उठा तो मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया, क्योंकि इस इलाके में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक दफ़ा फिर मुझे अपनी अगली मंजिल का इल्म नहीं था और मैं अपना घर छोड़ रहा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरी माँ को मुझे इस तरह घर से बेघर नहीं करना चाहिए था। अगर वो मुझे अपनी पनाह में रखती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। मैं रातों रात खामोशी से वो घर छोड़कर निकल आया था और एक दफ़ा फिर रेलगाड़ी के डब्बे में बैठ गया था। मौलवी साहब के अल्फाज, उनका लबो लहजा मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने आंखें बंद की तो मुझे मौलवी साहब का चेहरा नजर आया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे थे, बताओ जमीला, तुम कौन हो? इस मेकअप ज़दा चेहरे के नीचे कौन छुपा हुआ है? कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी हकीकत से वाकिफ हूँ, लेकिन तुम अपनी हकीकत मुझे खुद बताओ। मौलवी साहब की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मौलवी साहब कह रहे थे कि पहली ही नज़र में मुझे शक हो गया था कि तुम कोई औरत नहीं हो, और ना ही मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था और ना ही अंदाज, इसलिए मैं तुम पर बहुतान नहीं बांध सकता था। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। अगले दिन मैं जानबूझकर घर वापस आया ताकि तुम्हें देख सकूं और जान सकूं कि तुम जमीला आपा ही हो ना। मैंने तुम्हें बावर्ची खाने में देखा तो तुम्हारे अंदाज से मुझे एहसास हुआ कि तुम औरत नहीं हो। मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि तुम पिछले 2 महीने से इस मोहल्ले में जमीला आपा के नाम से रह रहे हो और आज तक बहुत सी औरतों की मालिश की है। ये बात मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन थी कि एक मर्द होकर तुम इतनी आसानी से कैसे सबको बेवकूफ़ बनाकर औरतों की मालिश कर सकते हो, और वो भी इस तरह कि किसी औरत को कभी तुम्हारे मर्द होने का एहसास भी ना हो सका। मैंने जानबूझकर तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन तुम्हारी झिझक और तुम्हारे अंदाज ने मुझे ये बावर करवाया कि तुम मर्द नहीं बल्कि औरत हो। मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार था। इसलिए सच जानने के लिए मैं आज पूरा वक्त कमरे में ही बैठा रहा और तुम्हें मालिश करता देखता रहा, और जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे एहसास हो गया कि तुम एक मर्द ही हो। अब ये तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने जमीला आपा का लिबादा क्यों ओढ़ रखा है, क्योंकि अगर मैंने मोहल्ले के लोगों को तुम्हारी हकीकत बताई तो सब मिलकर तुम्हें इतने पत्थर मारेंगे कि तुम ऐसे ही मर जाओगे। इस मोहल्ले की कितनी औरतों ने तुम पर भरोसा करके तुमसे अपनी मालिश करवाई है, उन सब के घर बर्बाद हो जाएंगे। तुमने तो मेरी पर्देदार बीवी को भी नहीं बख्शा और उसके पर्दे को भी खराब किया। इमाम साहब की नज़रों में मेरे लिए हकारत थी। वो मुझे कोई ख़राब मर्द समझ रहे थे जो अपनी हवस पूरी करने के लिए औरतों की मालिश करता था। इमाम साहब ने गुस्से में बेकाबू होकर मुझे बहुत बुरा भला कहा था। वो मुझसे सच जानना चाहते थे कि मैंने इतना घिनौना काम क्यों किया।
मैंने रोते हुए उन्हें पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक सारा सच बता दिया। उन्हें मेरी बात पर पूरी तरह यकीन तो ना आया, लेकिन मेरे आंसू ने उनके दिल को कुछ नरम कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि रातों रात ये मोहल्ला छोड़ जाओ और आइंदा मालिश के नाम पर किसी औरत की इज्जत खराब ना करना। इमाम साहब ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा था और उनकी नज़र में भी मैं एक ख़राब इंसान बन गया था। मैं रोते हुए उनके घर से बाहर निकल आया था और अब अपना घर छोड़कर रेलगाड़ी में बैठा था। मुझे मालूम नहीं था कि किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि ये माशरा मुझे जीने का हक नहीं देगा। मुझ जैसे लड़कों को ये माशरा कभी कबूल नहीं करता, हालांकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। माशरे की गंदी नज़रें और तमस्खराना जुमले और अहानत और हज़मियत भरा रवैया हम जैसे लड़कों को ऐसे काम करने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि हमें ना ही नौकरी के मौके मिलते हैं और ना ही इज्जत। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप ही बताएं कि अगर मैं जमील से जमीला आपा ना बनता तो क्या इस माशरे के मर्द मुझे इज्जत से जीने देते? क्या किसी भी कंपनी में मुझे कोई नौकरी मिलती? मेरी तो माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। ये माशरा मुझे कैसे कबूल कर लेता? इस माशरे के इज्जतदार मर्द ही मुझ पर गंदी नज़र रखते। मेरी माँ अगर मुझे घर से ना निकालती तो मेरी बहनों की शादियाँ होना मुश्किल हो जाती। मैं आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे एक अस्पताल में सफाई का काम मिला है, लेकिन यहाँ भी मुझे अपनी शनाख्त छुपाना पड़ी और एक दफ़ा फिर जमील से जमीला आपा बनना पड़ा। आप लोग बताइए, हम जैसे लड़कों का क्या मुस्तकबिल है और हमारा क्या कसूर है? कब तक इस माशरे के बेहिस मर्द हमें जमील से जमीला बनने पर मजबूर करते रहेंगे? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पेमान।